नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस कैसा है, जिसमें हमने देखा कि एमपी पीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है काफ़ी बेहतर सिलेबस है। एमपी पीएससी के जो एमपी जीके है उसको काफ़ी वेटेज दिया गया है। आज हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस की, एमपी पीएससी मेंस के सिलेबस पर बात करेंगे और उसमें भी मुख्य रूप से जो पेपर फर्स्ट है उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि संरचना क्या है हमारे मेंस के प्रश्न पत्रों की, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि 6 पेपर होते हैं मेंस में, जिसमें से पहला पेपर आपका होता है सामान्य अध्ययन प्रथम, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इतिहास भूगोल आता है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा और दोनों ही माध्यम में होगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इसी तरीके से दूसरे पेपर को आप देख सकते हैं, जिसमें राजनीति होगी, अर्थशास्त्र होगा, समाजशास्त्र के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वही अवधि रहेगी 3 घंटे, 300 नंबर का होगा और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आएगा। तीसरा आप देख सकते हैं पेपर आपका विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है, मतलब पूरा का पूरा जो पेपर है साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है दोस्तों। और वही अवधि है, वही नंबर है, 300 नंबर और 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसके बाद आप चौथा पेपर देख सकते हैं, जिन्हें हम नैतिकता के नाम से जानते हैं, जिसे वैसे इसका जो नाम दिया गया है वो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। तो इस तरीके से ये चौथा पेपर होगा। हालांकि इस पेपर में आप देखेंगे ये पेपर सिर्फ 200 नंबर का रहेगा, बाकी ऊपर के जो तीनों पेपर थे वो 300-300 नंबर के थे। ध्यान दें, 300-300 नंबर के पेपर हैं वो, जबकि ये 200 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद आपका पांचवा पेपर आएगा और ये पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, या ये भी 200 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। और छठवां पेपर आपका आता है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन आप करेंगे, निबंध भी आपको लिखना पड़ेगा और इसकी जो मार्किंग होगी वो 100 नंबर में से होगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा, जबकि ऊपर के जो पांचों पेपर थे उसके लिए आपको 3 घंटे समय दिया जाएगा, जबकि इस पेपर में आपको 2 घंटे ही समय होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप नंबरों को टोटली जोड़ें तो आपके कितने नंबर हो गए, 1500 नंबर हो गए। 300 नंबर के 3 पेपर, फिर 200 नंबर के 2 पेपर, तो 900, 400 आपके 1300 और फिर आपका 100 हो गया, ये 1400 नंबर के हुए। और फिर आपका जो इंटरव्यू आएगा वो 175 नंबर का होगा। कहने का मतलब टोटल 1575 आप देखेंगे, 1575 नंबर की मार्किंग आपकी होगी। और इसमें से जो लोग बेहतर नंबर लाएंगे, मेरिट लिस्ट में जो अंक हैं जितने पर्याप्त होते हैं उतने नंबर लाएंगे, तो उन्हें कोई ना कोई पद मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि 6 पेपरों की तैयारी हम मेंस में करेंगे। अब हम बारी बारी से हर पेपर को डिकोड करेंगे। आज हम पेपर फर्स्ट को डिकोड करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया, पेपर पहला जो है वो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। 2 खंड रहेंगे इसमें, खंड ए इतिहास का होगा, जबकि खंडवा आपका भूगोल का होगा। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो आपको शुरू में ही जान लेनी चाहिए कि दोनों ही खंडों में जो सिलेबस आप जब पढ़ते हैं तो 5-5 इकाइयाँ दी गई हैं। पेपर फर्स्ट के खंड ए में 5 इकाइयाँ हैं, वो आपको तैयार करनी है। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट के खंड बाद जिसमें भूगोल आएगा उसमें भी 5 इकाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो सिलेबस होगा आपको तैयार करना है। अब हम बात करेंगे कि इन पांचों इकाइयों में, अर्थात हिस्ट्री की 5 इकाई में और आपकी जो ज्योग्राफी है उसकी 5 इकाइयों में आखिर सिलेबस क्या शामिल किया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के
पेपर की, जिसमें इकाई 1 आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास की बात की गई है और इसमें साफ लिखा है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। कब से लेकर कब तक? हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक। आपको पता है मुख्य रूप से इतिहास हड़प्पा से चालू होता है। वैसे इससे पहले भी जो आदि मानव है या हम बोल सकते हैं पाषाण संस्कृतियों का इतिहास है वो भी रहता है, लेकिन वो मुख्य रूप से आप देखेंगे मुख्य परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जाता। तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी मतलब मध्यकाल स्टार्ट होता है या स्टार्ट हो चुका होता है, वहां तक आपको इस इकाई में तैयार करना है। इसमें आता क्या है, आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता आएगी, उत्तर वैदिक सभ्यता आएगी, मौर्य काल आएगा, गुप्त काल आएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी और महत्वपूर्ण चीज है कि इनका राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण करना, उनको समझना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी ये इकाई प्रथम पूरी हो जाएगी। बात करते हैं हम इकाई 2 पर, जो कि आपके 10वीं शताब्दी के बाद से चालू होगी। कहने का मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है उस पर बात करेंगे। मध्यकाल में आपको पता है हमारे यहाँ पर आक्रांता आए, सल्तनत काल गठित हुई, इसके बाद मुगल काल भी आया। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम शासन रहा था हमारे भारत में। तो उस दौरान जो राजनीतिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई, शासक हुए, उनकी अपनी अपनी एक तरीके की फिलॉसफी थी, दर्शन भी था उनका राज शासन करने का। वो सारी चीज़ें आपको समझना है, उनके शासन करने की पद्धतियाँ क्या होती थी वो समझना है। इसमें आप देखेंगे मुगल शासक और उनके प्रशासन को अलग से रखा गया है। कुल मिलाकर आपके सिलेबस में मुगल शासन को अलग महत्व दिया गया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति को जब हम हिंदू और मुस्लिम तहजीबी के नाम से जानते हैं या गंगा या यमुना संस्कृति के नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ भी हमें पढ़नी है कि किस तरीके से एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है, मिश्रित संस्कृति की परिस्थितियाँ निर्मित होती है। इसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव पड़ेंगे। कहने का मतलब आपको पता है अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया, हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित किया, हमारी अर्थव्यवस्था के सारे पहलुओं को उन्होंने उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से बदल दिया। उपनिवेशवाद क्या होता है, आप जब देखेंगे कि एक देश जब दूसरे देश पर शासन करता है या उसका शोषण करने लगता है तो यही प्रवृत्ति कहलाती है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद के दौरान काफ़ी शोषण हुआ। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में जो भी परिस्थितियां चल रही थी वो टोटली किसके हित में होने लगी, ब्रिटिश साम्राज्य के हित में होने लगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इतिहास की इकाई 3 की। आप देखेंगे इतिहास की इकाई 3 में लिखा है ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। आप देखेंगे जब अंग्रेज हमारे देश में आए, शासन किया, हमारे समाज को उन्होंने विकसित कर दिया, अर्थव्यवस्था को विकसित कर दिया, तो कुल मिलाकर उनके प्रति हमारे देश के जो लोग थे उनमें आक्रोश हुआ। चाहे जो किसान हों, किसानों ने कई विद्रोह किए, आदिवासियों ने कई विद्रोह किए। तो उन विद्रोहों के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर उन विद्रोहों का जन्म क्या हुआ, विद्रोह कैसे हुए और उनका परिणाम क्या निकला। क्या भारतीय स्वतंत्रता में या अन्य तरीके से उनका कोई महत्व था या नहीं था। तो आप देखेंगे कई विद्रोह हुए थे, उन्हें बारी बारी से हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पहला स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। हम 1857 की परिस्थितियाँ देखेंगे जिसके आधार पर हम तय करेंगे कि ये एक क्रांति थी या एक विद्रोह था या एक संग्राम था, और आखिर ये विद्रोह क्यों पैदा हुआ, कहाँ तक सफल रहा, क्या इसे क्रांति कहना जो है सही रहेगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आता है भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। पुनर्जागरण का सीधा सा मतलब है दोस्तों नींद से जागना, या हम बोल सकते हैं कि अतीत में जो हमारा सौभाग्य था, हमारे एक तरीके से पूर्वजों ने जो हमें चीज़ दी थी वहाँ पर लौट कर जाना। तो राजा राम मोहन राय जैसे जो लोग थे या अन्य जो समाज सुधारक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है आपको, एक तरीके से कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक, और उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता मतलब किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया। महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं, जिनका पूरा चरण ही चालू होता है आपका 1919 से लेकर 1947 तक।
तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो 3 चरणों में बांटा गया है, उसके विभिन्न जो नेतृत्वकर्ताएं व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में भी हमें जानना होगा, किस संगठन से जुड़े, किस संगठन की स्थापना की, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है एक टॉपिक, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। जब हम स्वतंत्र हो गए, आपको पता है संविधान हमने बनाया, संविधान में हमने भारत को गणतंत्र का दर्जा दिया, तो आखिर जो चुनौतियां थी उस समय स्वतंत्रता के समय की, वो कौन कौन सी चुनौतियां थी। आप देख सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और राज्यों के पुनर्गठन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं, आपके 28 राज्य हो गए हैं। 1956 में जो पहला पुनर्गठन हुआ था, वहां से शुरुआत करेंगे। फिर इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश के गठन की भी बात करेंगे। आपको पता है वर्तमान मध्य प्रदेश 1950 में या 1956 में ऐसा नहीं था। आप ये भी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ पहले इसमें शामिल था, लेकिन फिर उसे एक तरीके से अलग कर दिया गया, वो अलग राज्य बन गया। और इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई घटनाएं हुई, आप देख सकते हो 1950 के बाद से लेकर, एक तो हमारे देश का वैज्ञानिक विकास हुआ नेहरू जी के समय, एक तरीके से हमने कई बांधों का निर्माण किया। अगर हम और घटनाएं देखें तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत और चाइना का युद्ध हुआ, हरित क्रांति आई। तो ऐसी जो प्रमुख घटनाएं हैं, या हमारा भूदान जो आंदोलन है, उन पर हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये इकाई 3 पूरी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 4 की, जो कि मध्य प्रदेश पर आधारित है, जिसमें मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक आपका जुड़ा था, मैंने आपको कल बताया था। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों पर कुछ आंदोलन हुए, चरण पादुका का, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा विद्रोह। तो ये सारी चीजें भारत जो मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों में कई क्रांतिकारी भी सक्रिय थे। आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर सकते हैं, जो कि अलीराजपुर के पास के थे। इसी तरीके से आप देखेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे, वो भी किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से वर्तमान तक जो विभिन्न कला रूप हैं, चित्रकला हुआ, मूर्ति कला हुआ, स्थापत्य कला हुआ, साहित्य की बात करेंगे, जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के, उनको समझेंगे। और विभिन्न उत्सव जो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। वास्तुकला की बात करेंगे, वास्तुकला के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, और उनको बेहतर रूप से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंक बटोरने का जो है कार्य कर सकें। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपका भीमबेटका हो गया, खजुराहो हो गया। इसी के साथ साथ पर्यटन की भी बात करेंगे, आपका प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक शामिल था। आपने देखा कि धार्मिक पर्यटन होता है, आपका मनोरंजन के लिए पर्यटन होता है। तो पर्यटन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में किले हैं, मकबरे हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, झरने हैं, अच्छे अच्छे या बेहतर रूप से प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्य हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से पर्यटन के स्थल हैं। आपका मांडू तो आप समझ ही सकते हैं कितना बेहतर है पर्यटन की दृष्टि से। तो इस तरीके से आपकी ये चौथी इकाई कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इतिहास के अंतर्गत आपकी 5वीं इकाई आएगी, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। ये टॉपिक दोस्तों आप देखेंगे पहली बार जोड़ा गया है, बिल्कुल अलग, जिसमें कुछ रियासतें बताई गई है, जैसे कि गोंडवाना हुई, बुंदेली रियासत हुई, बुंदेलखंड की हम कह सकते हैं, बघेलखंड की कह सकते हैं, बघेली, होलकर राजवंश हुआ, सिंधिया राजवंश हुआ, और भोपाल रियासत। और इन रियासतों की सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की इनकी स्थिति क्या थी। तो ये एक टॉपिक है जो थोड़ा सा डीप भी है, तो इसे भी हम तैयार करेंगे। सारी रियासतों के प्रमुख जो शासक हैं और भारत मध्य प्रदेश में इनका क्या योगदान रहा है सारे दृष्टिकोणों से, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर एक और चीज लिखी है, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में। इसका मतलब क्या हुआ कि रियासतों के ये जो क्षेत्र थे, इनका मध्य प्रदेश में जो वजूद था, हमें उससे ही मतलब है, अन्य राज्यों में जो वजूद था उससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ में भी थी, उनका क्षेत्र छत्तीसगढ़ में भी फैला था, लेकिन हमें वहां से जो है वो चीजें नहीं पढ़नी है, मध्य प्रदेश को लेकर चलना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे ये 5 इकाइयां हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और बहुत इस तरीके से आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी।
इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस की, भूगोल के सिलेबस की, जिसमें भी आप देखेंगे वही 5 इकाइयां हैं। 5 इकाइयों के के परिप्रेक्ष्य में जो आपको सिलेबस को देखना होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अपने भूगोल के सिलेबस की इकाई पहली की। तो पहली इकाई में लिखा है जो है विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा प्रमुख भौतिक लक्षण, जैसे कि आप जानते हैं पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए, नदियां हुई, झीलें हुए और झील हुई और हिमनद मतलब ग्लेशियर हुए। इनको पढ़ेंगे, विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे कि किस स्थान पर कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इनका निर्माण क्या हुआ, निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से थे। इसी तरीके से नदियों की बात करेंगे, विश्व की प्रमुख झीलों की भी हम बात करेंगे। फिर आता है प्रमुख भौगोलिक घटनाएं। 4 घटनाएं दी गई हैं, भूकंप हुआ आपका, सुनामी हुआ, ज्वालामुखी हुआ, चक्रवात हुए। आप देखते हैं ये घटनाएं, ये जो आपदाएं हैं लगातार आती रहती हैं, तो इनकी हमें ज्योग्राफिकल रूप से जानना है कि ये आखिर आपदाएं क्यों आती हैं और विश्व के ऐसे कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं। इसके बाद आता है विश्व की जलवायु को पढ़ेंगे, जलवायु और ऋतु में क्या अंतर होता है बहुत बेहतर रूप से जानेंगे। साथ ही साथ वर्षा का वितरण क्या है और जलवायु प्रदेश कौन से हैं। यहाँ पर हम पूरे विश्व को लेकर चलेंगे क्योंकि विश्व का भूगोल नामक इकाई है ये। तो देखेंगे कि विश्व के विभिन्न भागों में वर्षा का वितरण क्या है। आप देखेंगे रेगिस्तानी इलाकों में कम होता है और आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि जो किनारे होती है महाद्वीपों के वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, अंदरूनी भागों में कम होती है। साथ ही साथ हम जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे, कोपेनहेगन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जलवायु परिवर्तन और प्रेजेंट की डेट में तो सारे विश्व के लिए ये एक चुनौती बन गया है। इससे कौन कौन से इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या परिस्थितियां बदल रही हैं, क्या पृथ्वी जीने के लायक जो है एक तरीके से पृथ्वी पर परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं क्या, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद आती है आपकी इकाई 2 जो कि पूर्ण रूप से भारत के भूगोल पर आधारित है। इसमें भी हम वही पढ़ेंगे प्रमुख भौतिक स्वरूप, जैसे कि इंडिया में पर्वत कौन से हैं, पठार, मैदान, नदियां, झीलें और हिमनद। मतलब वही चीज जो हमने विश्व के संदर्भ में पढ़ी वो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर हम भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे। उत्तर में आपको पता है हिमालय है, फिर आपका सिंधु और गंगा का मैदान है, फिर आप दक्षिण में जाएंगे तो तटीय मैदान मिलेंगे आपको, फिर द्वीप भी मिलेंगे आपको थार का रेगिस्तान भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें। इसके बाद हम इंडिया की जलवायु की बात करेंगे, मानसून कैसे आता है, मानसून की उत्पत्ति की एक विशेष प्रक्रिया होती है उसे जानेंगे। अल नीनो क्या होता है आप जानते होंगे, अल नीनो के माध्यम से पेरू के तट पर जो है विशेष घटना होती है पेरू के पास के समुद्र में, जहाँ पर समुद्र का जल गर्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे जलवायु और ऋतुएं मध्य प्रदेश में इंडिया के संदर्भ में कौन कौन सी हैं। वर्षा का वितरण देखेंगे इंडिया में। आप जानते होंगे वर्षा दक्षिण से जब वर्षा चालू होती है उत्तर की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ऐसे ही आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। तो इस वितरण को हम समझेंगे और साथ ही साथ जो आपका जलवायु प्रदेश है इंडिया के उनको भी देखेंगे। इसके बाद आता है भारत के प्राकृतिक संसाधन, उनके प्रकार और उपयोग। जैसे कि हम जल की बात करेंगे, वनों की बात करेंगे, मृदा की बात करेंगे, हम सेल और खनिज की भी बात करेंगे। ये प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या की, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, डेंसिटी, लिंगानुपात, आपकी लिटरेसी रेट और साथ ही साथ आप प्रवास के बारे में, माइग्रेशन के बारे में कि लोग इस गांव से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे जो एक तरीके से ये जो मानविकी भूगोल है इसको भी हमें कवर करना होगा। इसके बाद आपकी जो इकाई चालू होगी वो तीसरी इकाई चालू होगी जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में होगी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने विश्व के भूगोल के प्रदेशों को पढ़ा, आप विश्व के प्रदेशों को पढ़ा, भू आकार की प्रदेशों को, भारत को पढ़ा, इसी तरीके के मध्य प्रदेश के भू आकार की प्रदेशों को पढ़ेंगे। नर्मदा घाटी और मालवा के पठार पर हम विशेष ध्यान देंगे, उसे बेहतर रूप से तैयार करेंगे। फिर आता है प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की मृदा के सारे पहलुओं को पढ़ेंगे, मिट्टी का
कि मिट्टी के भौतिक और रासायनिक और जैविक गुण क्या है, वो भी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की। साथ ही साथ इसके आप देखेंगे इसका प्रसंस्करण हम कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ मृदा क्षरण क्या होता है, इससे कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं और इन समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन भी करेंगे कि जल संरक्षण अगर हम कर सके तो उससे कैसे मृदा को बचा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन की। तो वही कि मध्य प्रदेश में खनिज और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन से हैं, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में उनका जो वितरण है वो क्या है, और इनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कि कौन सा खनिज किस में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे। और आपको पता है मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि उत्पादों की बात करेंगे, वन और खनिज आधारित उद्योगों की बात करेंगे। वनों पर कई उद्योग आधारित होते हैं, आपके खनिजों पर कई उद्योग आधारित होते हैं। फिर हम बात करेंगे सबसे अंत में राज्य की जनजातियों के बारे में। सारी जनजातियां पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें विशेष रूप से जो जनजातियां चुनौतियों से जूझ रही हैं, आपदाग्रस्त जनजातियां हैं, उनको हम बेहतर रूप से जो है तैयार करेंगे। दोस्तों इसके बाद आएगी इकाई 4 भूगोल की, और ये है जल एवं आपदा प्रबंधन। तो पेयजल की बात करेंगे कि पेयजल की आपूर्ति कैसे होती है। और आप जानते होंगे कि विश्व में जो पीने वाला जो जल है वो पूरे जल की तुलना में काफ़ी कम है। हम जल की अशुद्धियों के कारणों को पढ़ेंगे और इसकी गुणवत्ता को कैसे मैनेज किया जाए, गुणवत्ता प्रबंधन के क्या तरीके हो सकते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर जल प्रबंधन की बात आती है। आपको पता है जल ही जीवन है, और जल ही जीवन होने के कारण जल को हम व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। पीने योग्य जल की मात्रा काफ़ी कम है, तो उसका जो मैनेजमेंट कई तकनीकों के आधार पर किया जा सकता है कृषि में, जैसे कि फालतू का जल बर्बाद नहीं हो, वो हम देखेंगे कि हम क्या टेक्निक उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से भूजल एवं जल संग्रहण की बात करेंगे। आपको पता है भूजल वर्तमान में काफ़ी कम होता जा रहा है, काफ़ी गहराई में पहुंच गया है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें, जल को संग्रह कैसे करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने नाम सुना होगा, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है आपदा। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आपदाएं प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि भूकंप हुआ, आपका ज्वालामुखी हुआ, सुनामी हुई, और कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो मानवीकृत होती है, मानव खुद इन्हें जन्म देता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोरोना जो वायरस है, अगर ये मैन मेड वायरस है, मनुष्य के द्वारा बनाया है, तो इससे जो आपदा उत्पन्न हुई है वो कैसी आपदा हुई, मानव निर्मित आपदा हुई। फिर आपदा प्रबंधन के कंसेप्ट पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि आपदा प्रबंधन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपदाओं के जो खतरे होते हैं उनका अपशमन या समन कैसे कर सकते हैं, उनको प्रभावों को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सामुदायिक योजना, जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक है। संसाधनों के मानचित्रण पर बात करेंगे, क्योंकि विभिन्न तकनीकों के आधार पर हम संसाधनों का मानचित्रण करते हैं, कहने का मतलब मानचित्र तैयार करते हैं। राहत और पुनर्वास किस तरीके से दिया जाना चाहिए लोगों को, प्रशासनिक उपाय कौन से किए जाने चाहिए, सुरक्षित निर्माण कार्य कैसे होने चाहिए, उसके मापदंड क्या हैं। साथ ही साथ वैकल्पिक संचार और जीवन रक्षा हेतु हमें क्या दक्षता अपनाए जाने की जरूरत है। आप देखेंगे आपदा के समय काफ़ी चुनौतियां होती हैं, तो सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से हम इन चुनौतियों को से निपट सकते हैं। इसके बाद आपकी अंतिम इकाई चालू होगी, इकाई 5, जो कि भूगोल की आधुनिक तकनीकों पर आधारित है। और इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे 3 तकनीकों को शामिल किया गया है। सुदूर संवेदन तकनीक, जिसके सिद्धांत को हमें जानना है, और सुदूर संवेदन काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है, उपग्रह पर आधारित तकनीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। आप देखेंगे जितने भी उपग्रह होते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके विभिन्न घटकों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ उपग्रहों के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपग्रह होते हैं। वैसे तो एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एक कृत्रिम, लेकिन यहाँ पर जो बताना है वो मेनली कृत्रिम के संदर्भ में बताना है कि कौन कौन से जो है सैटेलाइट होते हैं। जैसे कि कुछ सैटेलाइट पोलर होते हैं, जिन्हें हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, जबकि कुछ होते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं। सुदूर संवेदन जो तकनीक है उसका उपयोग क्या होता है, मानव के विकास के लिए या मानव की बेहतरी के लिए, या क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके बाद आती है GIS टेक्निक,
जो कि ज्योग्राफी से संबंधित तकनीक है, जो कि ज्योग्राफी के छात्र हैं जिन्होंने ज्योग्राफी से हायर स्टडी की होती है वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से जानते होंगे। भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके घटक और उपयोग। दोस्तों क्या होता है, डाटा आज की डेट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली के माध्यम से हम कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं और विभिन्न तरीके के डाटा को एकत्रित करते हैं। कुल मिलाकर सूचना पर आधारित प्रणाली है और फिर उनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। इसके बाद जीपीएस आता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। और जीपीएस जो आपके मोबाइल में होता है बस वही है, उसके कंसेप्ट को जानना है। साथ ही साथ जीपीएस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मानव की बेहतरी के लिए ये क्या है। तो आप जानते हैं विश्व के विभिन्न देशों ने अपने अपने जीपीएस सिस्टम तैयार कर रखे हैं और इनका उपयोग वो अपनी चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे एक तरीके से अपराधों को रोकने में इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 इकाइयाँ हुई और हमने 5 इकाई इतिहास की देखी, हमने 5 इकाइयाँ ज्योग्राफी की देखी और कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोस्तों अगर ये हमने 10 इकाइयाँ अच्छे से तैयार कर ली तो हम पहले पेपर में बहुत अच्छे नंबर या अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम बेहतर रूप से तैयारी करेंगे। सारे 10 टॉपिक जो हैं उन 10 टॉपिक को हम बेहतर रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये प्रयास बेहतर लगे, आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म से जोड़ें ताकि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जितनी भी PDF होंगी वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।